mysterious fifth floor. नॉर्थ कोरिया। It's the scariest place in the world. ये है ओटो वॉर्मबियर। 29 दिसंबर 2015 को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ये नॉर्थ कोरिया जाता है कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ। सारे टूरिस्ट 2 जनवरी 2016 को वापस आ जाते हैं, लेकिन ओटो वॉर्मबियर नहीं आ पाता है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने ओटो वॉर्मबियर को अरेस्ट कर लिया था जब वो अपना फ्लाइट बोर्ड करने वाला था, एंड करीब 1.5 साल बाद जब वो नॉर्थ कोरिया से वापस अमेरिका लौटा तो उसकी हालत कुछ ऐसी थी। डॉक्टर्स का बोलना था कि ओटो वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब इसकी आंखें तो खुली है लेकिन ये कुछ हरकत नहीं कर सकता। इसके बॉडी में खुद ब खुद कुछ मूवमेंट्स नहीं हो सकता। नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ था ओटो वॉर्मबियर के साथ उस 1.5 साल में? एयरपोर्ट से सिर्फ ओटो को ही क्यों अरेस्ट किया गया था? क्या नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की पहले से ही कोई साजिश थी? There was a plan and he was a part of it. या फिर ओटो वॉर्मबियर ने सच में कोई क्राइम कमिट किया था नॉर्थ कोरिया में? चलो जानते हैं इस केस को। नॉर्थ कोरिया 29 फरवरी 2016। Government of the DPR Korea for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. ओटो वॉर्मबियर का जन्म 12 दिसंबर 1994 को अमेरिका के ओहायो में हुआ था। वॉर्मबियर ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से की थी एंड वो टॉप भी रहा था। This is our last day together as Wyoming High School's class of 2013. Tomorrow morning, we will all belong to another class, another job, or another. ओटो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हांगकांग जाने वाला था एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। तो ओटो सोचता है कि क्यों ना हांगकांग जाने से पहले कहीं घूम लिया जाए। ओटो वॉर्मबियर वाज ए स्कॉलर, ही वाज जीनियस इन मैथमेटिक्स। वो फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ही वाज अ परफेक्ट किड विद अ लॉट ऑफ साइनिंग होप्स। अब ओटो अपना सामान पैक ही कर रहा था कि तभी उसके स्क्रीन पे एक एड पॉपअप होता है। ये एड एक टूरिस्ट कंपनी की थी जो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों को नॉर्थ कोरिया ले जा रही थी। उस एड पे ओटो वॉर्मबियर क्लिक करता है एंड उसके मन में वाइल्ड ख्याल आने लगते हैं नॉर्थ कोरिया जाने के। और फिर ओटो वॉर्मबियर कहाँ मानने वाला था। ही वॉज रियली एडवेंचरस। वो ऑलरेडी इजराइल, क्यूबा, इक्वाडोर एंड यूरोप के कुछ हिस्से में घूम चुका था, एंड क्यूबा और यूएसए का रिलेशन तो यू नो। अब वॉर्मबियर ने जिस एड पे क्लिक किया था उस कंपनी का नाम था द यंग पायनियर टूर्स, एंड कंपनी का स्लोगन भी कुछ वियर्ड था। हम आपको वहां लेके जाते हैं जहां आपकी माँ कभी नहीं चाहेगी कि आप जाएं। ये उस टूरिस्ट कंपनी का स्लोगन था। ओटो के पेरेंट्स को लगता है कि ये ऑलरेडी क्यूबा एंड इजराइल जैसे जगहों पे घूम के आ चुका है तो नॉर्थ कोरिया से भी आ ही जाएगा, एंड वो उसे परमिशन दे देते हैं जाने के लिए। तारीख थी 29 दिसंबर 2015। ओटो वॉर्मबियर करीब 10 टूरिस्ट के साथ प्लेन में सवार हो जाता है और निकल जाता है धरती के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री में 2016 का पहला दिन सेलिब्रेट करने के लिए, या यूं बोल लो कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। प्लेन चाइना के बीजिंग से होकर नॉर्थ कोरिया को जा रही थी। अगले दिन सारे टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया के राजधानी प्योंगयांग में लैंड करते हैं। वे सारे लोग काफी एक्साइटेड थे इस टूर को लेकर। उनमें एक अलग टाइप की एनर्जी थी नॉर्थ कोरिया को नजदीक से देखने के लिए। एंड नॉर्थ कोरिया का कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं टूरिस्ट को लेकर, जैसे आपको गवर्नमेंट द्वारा दिए गए होटल में ही रुकना पड़ेगा, आप कोई और होटल में नहीं रुक सकते, बिना किसी ऑथराइज्ड गाइड के आप बाहर घूमने तक नहीं निकल सकते, और भी कई सारे ऐसे ऐसे सख्त नियम थे उस डिक्टेटर के। 2015 की आखिरी रात को सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग प्योंगयांग के एक बार में बैठते हैं, ऑब्वियसली गाइड के साथ। बार में एंजॉय करने के बाद फिर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए मेन स्क्वायर पे आते हैं जहां हजारों नॉर्थ कोरियन इकट्ठे हुए थे। हजारों नॉर्थ कोरियन के साथ ओटो और उसके साथी सब कुछ भुलाकर उस पल को एंजॉय कर रहे थे। मानो समय के पहिए के साथ ये लोग भी बिल्कुल मदमस्त होकर उस क्षण को एंजॉय कर रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये ट्रिप ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा था। अब अगले दिन यानी 2 जनवरी 2016 को सारे टूरिस्ट एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपने अपने घर जाने के लिए। सभी लोग चेक इन करने के बाद फ्लाइट बोर्ड करने के लिए लाइन में लगे हुए थे कि तभी 2 नॉर्थ कोरियन सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, ऑटो के कंधे पर टैप करते हैं एंड उसके बाजू पकड़कर उसे ले जाने लगते हैं। सभी को लगा कि ये अमेरिकी है तो इसे थोड़ा तंग करेंगे एंड उसके बाद छोड़ देंगे। उसी ग्रुप में से एक बंदा ओटो वॉर्मबियर को बोलता है कि चलो दोस्त, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। And I sort of laughingly said to him, well, that's the last we'll ever see of you. And because we got on so well, Otto turned around and just chuckled at me. दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। फिर ओटो वॉर्मबियर सिक्योरिटी के साथ चला जाता है, लेकिन होनी
कहानी को कौन टाल सकता। ओटो वार्म्बियर का दोस्त डेनी को भी नहीं पता था कि उसकी कही हुई बात सच हो जाएगी। बाकी के सभी लोग प्लेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन ओटो वार्म्बियर को ना आते देख सभी लोग घबराने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। We're trying to protest and not get on the plane yet to wait for Otto. There was about 3 of us, and the officers with machine guns made us get on the plane. तभी कुछ हथियार बंद पुलिस वाले प्लेन में आते हैं और बोलते हैं कि ओटो वार्म्बियर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अभी वापस घर नहीं जा सकता क्योंकि उसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पूरा हवाई जहाज बिल्कुल शांत था, कोई चूं तक नहीं कर रहा था। I've never experienced fear like that before. Everybody on the plane was just completely silent. और फिर प्लेन रनवे से टेक ऑफ कर जाती है बिना ओटो वार्म्बियर के। सभी लोग अपने अपने फैमिली के पास पहुंचते हैं। वार्म्बियर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, उसके पेरेंट्स बेचैन हो रहे थे, उनका बुरा हाल हो चुका था, लेकिन ओटो वार्म्बियर का भनक तक नहीं लग रहा था कि वो कहाँ है, किधर है, किस हाल में है। तारीख थी 29 फरवरी 2016। ओटो वार्म्बियर अचानक से टीवी पर दिखने लगता है। पूरी मीडिया का मानो हुजूम लगा हुआ था उस हॉल में कि तभी टीवी पर दिखता है कि 2 नॉर्थ कोरियन गार्ड ओटो वार्म्बियर को पकड़कर हॉल की तरफ ले जा रहे थे जहां मीडिया वाले इकट्ठे थे। ओटो वार्म्बियर बोलता है कि मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पॉलिटिकल स्लोगन वाली पोस्टर नहीं चुराना चाहिए था। I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Angakdo International Hotel. और फिर ओटो वार्म्बियर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते नजर आ रहा था नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से। And government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. नॉर्थ कोरिया ने एक कथित वीडियो भी जारी किया था पोस्टर चुराते हुए, लेकिन वीडियो की क्वालिटी इतनी पुअर थी कि उसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो ओटो वार्म्बियर ही है या कोई और। ओटो वार्म्बियर के साथ वाले एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि पोस्टर चुराने वाले सीसीटीवी फुटेज की टाइम बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। जिस टाइम पे ये कार्य को अंजाम दिया गया था उस वक्त हम सारे लोग पार्टी कर रहे थे और करीब 3 बजे के आसपास हम लोग होटल वापिस आए थे। The time didn't match up at all. I remember getting back to the hotel somewhere around 3 a.m. Not at all before 2 a.m. आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में सरकार से रिलेटेड किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो पोस्टर ही क्यों ना हो, तो इसे एक सीरियस क्राइम माना जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया ने एक कथित पोस्टर चुराने के जुर्म में ओटो वार्म्बियर को 15 साल की सजा सुनाती है और साथ में हार्ड लेबर की भी सजा सुनाती है। मामला धीरे धीरे इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था। परिवार वाले सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक गए थे, लेकिन ओटो वार्म्बियर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो नॉर्थ कोरिया में है तो किस हाल में है। उससे रिलेटेड कुछ खबर नहीं मिल रहा था बाहरी दुनिया को। इतना क्रूर है नॉर्थ कोरिया। कुछ एक्सपर्ट की माने तो नॉर्थ कोरिया का अपना एक पर्सनल एजेंडा था इस अमेरिकन को गिरफ्तार करने के लिए, एंड मानो ओटो वार्म्बियर उसका स्केपगोट बन गया हो। That's when North Korea started firing off missiles, nuclear weapons, and using Otto as kind of like their prize, their American prize to rub it in America's face what they were doing. नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ओटो वार्म्बियर के डिटेन होने के कुछ ही दिन बाद अपना 4th न्यूक्लियर टेस्ट करता है। Just a few days after Otto was seized, North Korea carried out its first nuclear test in 3 years, followed by the launch of a long-range missile. और ऐसा बोला जाता है कि न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यूएसए अगर ज्यादा चूंचा करती है तो ओटो वार्म्बियर को एज ए बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल किया जाएगा। 30 पॉलिटिशियन सब के सब पॉलिटिशियन अपना पॉलिटिक्स करने में लगे हुए थे इस ओटो वार्म्बियर के ऊपर भी। उस वक्त अमेरिका में सरकार ओबामा की थी, 2 उंगलियां उनके ऊपर भी उठाई जा रही थी। और इधर सरकार ओटो के पेरेंट्स को लगातार ये आश्वासन दे रही थी कि आपका लड़का बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ओटो वार्म्बियर को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था, उसे टॉर्चर किया गया था क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। बस इसी कारण से उसको और टॉर्चर किया जा रहा था। करीब 17 महीने बीत जाने के बाद पता चलता है कि ओटो वार्म्बियर कोमा में है और तब तक सरकार भी बदल चुकी थी। अभी यूएसए का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप बन चुके थे। ट्रंप गवर्नमेंट और उनका नेगोशिएटर ये डिसीजन लेते हैं कि एक एयर एम्बुलेंस के जरिए ओटो वार्म्बियर को वापस लाया जाएगा। लेकिन काफी इंटेंस और हाई लेवल मीटिंग के बाद दोनों गवर्नमेंट अग्री होते हैं। Destination, North Korea.
They said, this is a medical evacuation. We need you to go in and bring him out. अमेरिकी डॉक्टर को ओटो वाम्बियर से मिलने दिया जाता है और जब वो डॉक्टर ओटो वाम्बियर से मिलते हैं तब वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि जो मीडिया में तस्वीर को रोटेट किया जा रहा था अब वो ओटो वाम्बियर बिल्कुल भी नहीं था। ओटो वाम्बियर की आंखें तो खुली थी लेकिन उसके बॉडी में कोई हरकत नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, मानो जिंदा लाश था ओटो वाम्बियर। उसे फीडिंग ट्यूब के जरिए फीड किया जा रहा था। यहाँ पे सरकार की जो खोखला वादे थे वो बिल्कुल झूठ निकलती है। ओटो वाम्बियर बिल्कुल भी सेफ नहीं था, वो पूरी तरीके से बदल चुका था। नॉर्थ कोरिया ने उसे एक डेमन का रूप दे दिया था, एक एनिमलिस्टिक क्रीचर के फॉर्म में उसे कर दिया था। ओटो वाम्बियर की प्लेन 13 जून 2017 को ओहायो के सिंसिनाटी में लैंड होती है। ओटो वाम्बियर को प्लेन से उतारा जाता है और आप उसकी हालत देख सकते हैं। और ये बात बाद में पता चलता है कि ओटो वाम्बियर करीब 15 महीने से कोमा में था एंड किम गवर्नमेंट का बोलना है कि ये स्लीपिंग पिल्स की वजह से कोमा में चला गया था। आई मीन सीरियसली, वेल ये अमेरिकी डॉक्टर का रिएक्शन था। डॉक्टर्स लोग ओटो वाम्बियर की इस दशा को वेजिटेटिव स्टेट बोल रहे थे जिसमें इंसान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता खुद ब खुद एंड ओटो वाम्बियर भी कुछ ऐसा ही बन चुका था। ओटो वाम्बियर की पेरेंट्स की माने तो उसके निचले दांत को किसी पिलास जैसी चीज से टेढ़ा कर दिया गया हो, उसके पैर मानो किसी सांचे में डालकर उसे टेढ़ा कर दिया हो। इस तरीके से टॉर्चर किया गया था उसे। मतलब ये साफ झलक रहा था कि ओटो वाम्बियर के साथ नॉर्थ कोरिया में क्या व्यवहार किया गया था, वो भी सिर्फ एक कथित पोस्टर चुराने के लिए, या उनका मकसद कुछ और था। आई डोंट नो, ओनली किम जोंग नो। वाम्बियर के पिता बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया वालों ने मेरे बेटे को एविल बना दिया था, डेमन बना दिया था, किसी एनिमलिस्टिक क्रीचर का रूप दे दिया था। We saw evil, animalistic creature that I couldn't hug and I couldn't get a feeling. लेकिन सबसे अचंभों की बात यह है कि ओटो वाम्बियर के बॉडी पे एक खरोच तक का निशान नहीं था सिवाय उसके पैरों और दांत के। लेकिन सिटी स्कैन से ये जरूर पता चलता है कि उसके दोनों ब्रेन लेफ्ट और राइट दोनों डैमेज थे। जनरली अगर सर पे वार किया जाता है तो एक स्पेसिफिक एरिया डैमेज होता है एंड कुछ स्कार्स भी रह जाते हैं, लेकिन इस केस में दोनों ब्रेन सिमेट्रिकली डैमेज था एंड सर पे कोई स्कार तक नहीं था। अपने वतन वापस लौटने के करीब 6 दिन बाद 19 जून 2017 को ओटो वाम्बियर की मौत हो जाती है। ओटो के पेरेंट्स इंटरनेशनल कोर्ट में नॉर्थ कोरिया को घसीटते हैं और वो जीतते भी हैं। कोर्ट ने नॉर्थ कोरिया को करीब $500 बिलियन ओटो के पेरेंट्स को देने के लिए बोला, लेकिन नॉर्थ कोरिया वाले पैसे देने से मना कर देते हैं। फिर जनवरी 2022 में यूएसए की गवर्नमेंट ने करीब $240,000 ओटो के पेरेंट्स को देती है एंड वो भी नॉर्थ कोरिया के एक बैंक के एसेट सीज करने के बाद। लेकिन कितना भी पैसा ओटो वाम्बियर को वापस नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं। आखिर उस 17 महीने में क्या हुआ था ओटो वाम्बियर के साथ? क्या नॉर्थ कोरिया पहले से ही प्रिपेयर था इस चीज को अंजाम देने के लिए? और आखिरी सवाल, अगर आपके मन में भी ऐसे वाइल्ड ख्याल आते हैं नॉर्थ कोरिया को विजिट करने के लिए तो यू नो, ये थी आज की केस स्टडी। बाय।